लास्ट वीक 1 सितंबर को सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है। इस कमेटी का उद्देश्य है कि वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि साइमल्टेनियस इलेक्शन की फिजिबिलिटी को एसेस कर सके। ऐसे में हमारे पॉलिटिकल सोसाइटी में बाइनरी डिस्कोर्स खड़ा हो गया है, जहां पर एक आवाज इसकी समर्थन करती है तो दूसरी इसके विरोध। यहाँ पर एक वाजिब सवाल खड़ा होता है कि वन नेशन वन इलेक्शन आखिर क्या है? आजादी के बाद भारत में इसका क्या इतिहास रहा है? वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में क्या तर्क दिए जा रहे हैं? इस कंसेप्ट के अगेंस्ट क्या कंसर्न्स जताए जा रहे हैं? इसे लागू करने के लिए क्या करना होगा? आइए इस डिस्कशन के माध्यम से इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू डिकोडिंग वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं गौरव सिंह। सबसे पहले वन नेशन वन इलेक्शन क्या है? लोकसभा और सभी स्टेट असेंबली के इलेक्शन को एक साथ सिंक्रोनाइज करने की बातें हो रही हैं ताकि इलेक्शन की फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस किया जा सके। उदाहरण के लिए जब भी लोकसभा का इलेक्शन होता है तब अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के भी इलेक्शंस होते हैं। इन स्टेट्स के साथ ही बाकी के भी स्टेट्स के इलेक्शन करवाए जाने की बातें हो रही हैं। इसके दूसरे पिलर में वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि साइमल्टेनियस इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। क्या आपको पता है कि जब देश में पहला इलेक्शन 1951 में हुआ तब लोकसभा और सभी राज्यों के चुनाव एक साथ हुए थे? यही साइमल्टेनियस इलेक्शन कहलाता है। यह ट्रेंड लगभग 1967 तक कंटिन्यू रहा, लेकिन 1967 के बाद ऐसा क्या हुआ कि ये ट्रेंड टूट गई? हुआ यूं कि 1959 में पहली बार आर्टिकल 356 के अंतर्गत प्रेसिडेंट रूल को इन्वोक किया गया और तब केरला की सरकार को डिसमिस किया गया था। इसके बाद डिफेक्शन और काउंटर डिफेक्शन की वजह से 1960 के बाद बहुत सारी स्टेट असेंबलीज को डिसॉल्व किया गया। इससे लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के अलग अलग पोल्स होने लगे। वर्तमान में सिर्फ अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के इलेक्शन लोकसभा के साथ होते हैं। ऐसे में एक वाजिब सवाल खड़ा होता है कि फिर से वन नेशन वन इलेक्शन को लाने की बात क्यों हो रही है? इसके क्या फायदे होंगे? सबसे बड़ा तर्क यह दिया जा रहा है कि इससे इलेक्शन के खर्च कम होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग वर्तमान में पर वोटर पर ईयर नियरली 10 रुपए खर्च होते हैं। वहीं नीति आयोग का मानना है कि अगर स्टेट और नेशनल इलेक्शन एक साथ सिंक्रोनाइज हो जाए यानी कि साइमल्टेनियस इलेक्शन को रियलाइज किया जाए तो यह घटकर पर वोटर पर ईयर 5 रुपए हो जाएगा। वो कैसे? क्योंकि जब भी इलेक्शन होते हैं तो पोलिंग बूथ सेटअप करना, लॉजिस्टिक एक्सपेंसेस, सिक्योरिटी पर्सनल के डिप्लॉयमेंट वाले खर्चे बार बार नहीं होंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स नित्यानंद राय ने राज्यसभा में इन्फॉर्म किया कि नियरली 29,000 सीआरपीएफ एंड 83,000 सीएपीएफ और असम राइफल की पोस्ट वैकेंट हैं। एक तो वैसे ही सिक्योरिटी पर्सनल की कमी है। ऐसे में बार बार इलेक्शन में एंगेज होने की वजह से कहीं ना कहीं सिक्योरिटी अंडरमाइन होती है, क्योंकि यही पर्सनल्स नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में डिप्लॉय होते हैं। ठीक इसी तर्ज पर शिक्षक और स्कूल को भी आराम मिलेगा, क्योंकि शिक्षक इलेक्शन ड्यूटीज पे लगाए जाते हैं और गवर्नमेंट स्कूल को पोलिंग बूथ के रूप में सेटअप किया जाता है। अलोंग विद दिस, पॉलिटिकल लीडर्स जो इलेक्शन में बिजी होते हैं उन्हें भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज पर फोकस करने का मौका मिलेगा। अदरवाइज पूरा साल इलेक्शन मोड में ही निकल जाता है। भारत में अमेरिका के उलट एग्जीक्यूटिव चुने हुए लोगों में से ही बनाए जाते हैं, इसलिए जरूरी है कि एग्जीक्यूटिव को पूरा वक्त मिले जिसमें वे अपना काम पर फोकस कर सकें। इसके अलावा साइमल्टेनियस इलेक्शन से इंक्लूसिविटी भी इंश्योर होती है। उदाहरण के लिए यह संभव है कि बूढ़े बुजुर्ग लोग बार बार इलेक्शन के लिए पोलिंग बूथ पर न जाएं। ऐसे में उनकी भागीदारी मिसिंग लगती है।
2011 की सेंसस के मुताबिक उनकी जनसंख्या भारत में नियरली 8.6% है। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि एक बार इलेक्शन हो तो शायद उनकी पार्टिसिपेशन बढ़े। इसे साइकोलॉजिकली भी सपोर्ट किया जा सकता है। जब कोई चीज बार बार हो तो उबाऊ लगती है और लोगों का इंटरेस्ट भी खो देता है। वहीं एक समय अंतराल पर हो तो इंटरेस्ट भी बनी रहती है और इंक्लूसिविटी भी। अपार्ट फ्रॉम दिस, साइमल्टेनियस इलेक्शन पॉलिसी पैरालिसिस से भी बचाता है। उदाहरण के तौर पर, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाने के बाद कोई भी सिग्निफिकेंट पॉलिसी अनाउंस नहीं की जा सकती है। ऐसे में बार बार इलेक्शन पॉलिसीज को हार्म करती है। सिमिलरली, बार बार इलेक्शन पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स को भी जन्म देती है। बड़े बड़े वादे और पब्लिक प्रेशर फ्रीबीज की तरफ लेकर जाते हैं, जो कि इकोनॉमी के लिए नुकसानदेह है। यह बात फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन भी कह चुके हैं। इसके साथ ही यह भी दावा किया जा रहा है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन वोटर परसेंटेज को बढ़ाएगा। 2011 सेंसस के मुताबिक नियरली 45.36 करोड़ इंटरनल माइग्रेंट्स हैं, जो डिफरेंट रीजन्स की वजह से एक प्लेस से दूसरे प्लेस माइग्रेट करते हैं। दूसरे शब्दों में कहूं तो देश के 37% पॉपुलेशन इंटरनली माइग्रेट करती है। ऐसे में जब एक बार इलेक्शन हो तो शायद वापस अपने गांव आए और वोट करें, लेकिन बार बार इलेक्शन उन्हें कतई मोटिवेट नहीं करती कि वे बार बार गांव जाएं और वोट करें। Along with this, साइमल्टेनियस इलेक्शन के पास पोटेंशियल है कि डिफेक्शन के केसेस को भी कम कर सके। हालांकि एंटी डिफेक्शन लॉज तो हैं, लेकिन फिर भी एडीआर के रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से 2021 के बीच नियरली 45% डिफेक्शन के केसेस विटनेस किए गए हैं। जब इलेक्शन फिक्स टर्म पर होने लगेगा तब हॉर्स ट्रेडिंग की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। यह मुश्किल कर देगा कि चुने हुए नेता पार्टी स्विच करें। अब यहाँ सवाल खड़ा होता है कि जब इतनी अच्छी बातें हैं तो फिर इसे अपोज क्यों किया जा रहा है। सबसे पहले इसे लीगल फ्रंट पर अपोज किया जा रहा है। लॉ कमीशन अपनी रिपोर्ट में ऑलरेडी कह चुकी है कि एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में फिजिबल नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली की टेन्योर फिक्स नहीं है। प्री मैच्योर डिसोल्यूशन भी बार्ड नहीं है। ऐसे में साइमल्टेनियस इलेक्शन पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल हो सकता है जब टर्म फिक्स कर दिए जाएं, लेकिन उसके अगेंस्ट प्रोसीजरल कंस्ट्रेंट्स हैं। इसके लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 और रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। ये अमेंडमेंट स्टेट्स के एटलीस्ट 50% मंजूरी की भी डिमांड करेगी। अगर यह सब कर भी दिया जाता है तो फंक्शनल चैलेंज भी परेशान करेंगी। एक ऐसी कंडीशन के बारे में सोचिए जब सेंट्रल और स्टेट असेंबली मिड टेन्योर में कोलैप्स हो जाती हैं और प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। ऐसे में क्या सभी स्टेट में दोबारा इलेक्शंस होंगे या प्रेसिडेंट रूल विल बी इम्पोज्ड टिल नेक्स्ट इलेक्शन? अगर सभी स्टेट्स में दोबारा इलेक्शन होते हैं तो उन स्टेट्स के साथ नाइंसाफी होगी जहां जनता ने 5 साल के लिए चुना था और किसी और स्टेट्स की इश्यूज की वजह से उन्हें प्रेसिडेंट रूल झेलना पड़ रहा है। दूसरे कंडीशन में अगर स्टेट को नेक्स्ट इलेक्शन का वेट करना पड़े तो यह फेडरल प्रिंसिपल के अगेंस्ट होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल सिर्फ तभी लगाया जाना चाहिए जब बाकी के ऑप्शंस एग्जॉस्ट हो चुके हैं। प्रेसिडेंट रूल के कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट का भी यही निर्देश रहा है। इसके अलावा साइमल्टेनियस इलेक्शन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के भी अगेंस्ट है। यह प्रेसिडेंशियल सिस्टम में काम कर सकता है जहां एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव अथॉरिटी पे डिपेंड नहीं रहता, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में साइमल्टेनियस इलेक्शन मुश्किल है। जब साइमल्टेनियस इलेक्शन होगा तो नेशनल मुद्दे वोटर्स को ज्यादा प्रभावित करेंगे। यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिवनेस बैकसीट पर दिखेगी। इसी वजह से रीजनल पार्टीज को भी लॉस होगा। आईडीएफसी इंस्टीट्यूट की स्टडी के मुताबिक
नियरली 77% विनिंग चांस उनके साथ जाएगा जो नेशनल और स्टेट दोनों में लड़ रहे हैं। ऐसे में रीजनल पार्टीज लोकल मुद्दे पीछे रह जाएंगे और नेशनल मुद्दे डोमिनेट करेंगे। कहीं ना कहीं यह फेडरलिज्म के स्पिरिट को भी अंडरमाइन करेगा। जबकि आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन ऑफ स्टेट्स के तौर पर प्रोजेक्ट करता है, यह फिट फॉर ऑल अप्रोच को नकारता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, यह कहा जा रहा है कि प्रेजेंट सिस्टम में रिकरेंट इलेक्शंस डेमोक्रेसी के लिए बेनिफिशियल्स हैं, क्योंकि यह वोटर्स को अलाउ करते हैं कि वोटर्स की वॉइसेस फ्रिक्वेंटली सुनी जाए। अब चलते हैं अंतिम पिलर की ओर। इसे फिजिबल बनाने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना होगा? सबसे पहले सभी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच कंसेंसस बनानी होगी। उनके तमाम कंसर्न्स को सुना जाना चाहिए। अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन को सक्सेसफुली रियलाइज करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्ट करना होगा। ईवीएम और वीवीपैट मशीन की एबिलिटी को भी एसेस करना होगा। जरूरत के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी करने होंगे, चाहे बात रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 हो या रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा और स्टेट असेंबलीज। इन सब के लिए वोटर्स में अवेयरनेस भी बढ़ानी होगी ताकि लेजिटिमेसी हासिल की जा सके। इस पूरे डिस्कशन में हमने ये 5 बातें जाना। सबसे पहले वन नेशन वन इलेक्शन क्या है। सेकेंड, वन नेशन वन इलेक्शन के क्या कंटेक्स्ट हैं। थर्ड, वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे क्या रेशनल दिए जा रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को रियलाइज करने में क्या पॉसिबल कंसर्न्स हैं, और अगर इसे रियलाइज करना है तो और क्या किए जाना चाहिए। Thank you so much for watching this video. To get PDF of this discussion, you can find the link of Telegram channel in the description below. As we know, an idea needs propagation as much as a plant needs watering. Therefore, it's your duty to like, share and subscribe this channel. Quality contents are in line for you. We will meet next week with a new episode. Till then, God bless you all.